नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वायु इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर को हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 7 में इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स और ऐड कर दिए हैं, तो अब हम उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने हमारी पहले की वीडियो को ना देखा हो तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने इस चैप्टर से जितने भी पॉइंट होते हैं उन्हें हमने अच्छे से समझाया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वायु। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वायु क्या है। तो वायु है क्या? वायु हवा गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। इस तरह से गैसों के 100% मिश्रण से हवा बनती है, जिसका कोई भी रंग नहीं होता। दोस्तों, वायु का कोई भी रंग नहीं होता और यह सभी दिशाओं में अपना प्रभाव डालती है। तो गैसों के मिश्रण को हम वायु कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट ये बनता है कि वायुमंडल किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में हमें गैसीय आवरण देखने को मिलता है। तो इस गैसीय आवरण को ही हम वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादरों से घिरी है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे है। तो पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें वायु से प्राप्त होती है। तथा सूर्य से आने वाली जितनी भी हानिकारक किरणें होती हैं, वायुमंडल उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो इस प्रकार यह हमारी पृथ्वी की भी रक्षा करता है। तो वायुमंडल हमारी पृथ्वी की भी रक्षा करता है। अच्छा, क्या आपने सोचा है कि यदि वायुमंडल ना होता तो हमारी पृथ्वी किस प्रकार होती? दोस्तों, अगर वायुमंडल पृथ्वी पर नहीं होता तो सूर्य से आने वाली जितनी भी हानिकारक किरणें होती हैं वह सीधे हमारी पृथ्वी पर आती, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता। तो पृथ्वी के तापमान बढ़ने के कारण यहाँ पर पृथ्वी रहने योग्य नहीं होती। तो इसलिए वायुमंडल हमारी पृथ्वी को एक स्थिर तापमान में बांधे रखता है, जो कि हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का संगठन। यहाँ पर हमें बताया गया है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि इन गैसों का प्रतिशत कितना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चार्ट के माध्यम से अच्छे से बताया गया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, जबकि अन्य गैसें 0.04% पाई जाती हैं। क्या आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि अगर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत लगाएं तो यह वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनमें वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग घेरे हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन तथा हाइड्रोजन यह सभी कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा वायुमंडल में हमें धूल के कण भी देखने को मिलते हैं। तो इन गैसों के अलावा धूल के कण, छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें वायुमंडल का संगठन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी गैसें देखने को मिली? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑर्गन तथा अन्य गैसें। और कुछ हमें छोटे छोटे कण भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी जाती है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में हमारे नाइट्रोजन जाती है। जितने प्रतिशत हम नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं
उतनी सारी ही हम नाइट्रोजन वापस छोड़ भी देते हैं, जबकि ऑक्सीजन हम जितनी ग्रहण करते हैं उतनी नहीं छोड़ते हैं। ऑक्सीजन से ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसका मतलब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जबकि पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वे वायु से सीधे ही नाइट्रोजन नहीं ले सकते। पौधे, मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणुओं वायु से नाइट्रोजन लेकर इनका स्वरूप बदल देते हैं, जो पौधे इनका उपयोग करते हैं। क्योंकि पौधे सीधे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते, लेकिन पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने जाना जो हमारे यहाँ पौधे होते हैं उन सब की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधे सीधे नाइट्रोजन नहीं ले पाते। तो मिट्टी में राइबोसोम नाम के छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया? राइबोसोम नाम के छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन का रूप बदलकर पौधों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि पौधे सीधे नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करते, इसलिए ये राइबोसोम नाम के बैक्टीरिया पौधों को नाइट्रोजन ग्रहण करने में मदद करते हैं। इसी को हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। क्योंकि अभी हमने देखा था नाइट्रोजन जो कि 78% वायुमंडल में स्थित है, जबकि ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में स्थित है। तो ऑक्सीजन वायु में दूसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण कौन करते हैं? तो ऑक्सीजन का निर्माण पेड़ पौधे करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। क्योंकि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वहीं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रकार यह क्रम लगातार चलता रहता है और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि अगर हम वृक्ष काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन का निर्माण पेड़ पौधे करते हैं, इसीलिए पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने जाना ऑक्सीजन का निर्माण किस प्रकार होता है। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जैसा भी हमने आपको बताया कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्रम चलता रहता है और वायुमंडल में इनकी मात्रा स्थिर रहती है। जबकि कुछ कमी के कारण ये संतुलन बिगड़ जाता है, जैसे कि कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ताप नियंत्रण में सहायता करता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो पृथ्वी पर तापमान भी बढ़ने लगेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित बनाए रखता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में बढ़ती है तो इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा और इसी तापमान बढ़ने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो कि एक बहुत ही दुष्प्रभाव डालता है हमारी पृथ्वी पर। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहे। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से
विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता जाता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे हम भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर बढ़ता है, तो इसके बढ़ने के कारण हमें तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है, जिसके कारण ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, उसके कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से जितने भी तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है, जैसा अभी हमने आपको बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पृथ्वी पर बहुत ही निगेटिविटी आ जाती है, जिसके कारण हमें पृथ्वी पर बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हमें पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा को बराबर रखना ज़रूरी है, जिसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। देखिए यहाँ पर हमें वायु के बारे में बताया है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। इसी के विपरीत ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। तो ये वायु चक्र किस प्रकार चलता है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, जब वायु गर्म होती है तो वह ऊपर उठती है। इसी के विपरीत जब वायु ठंडी होती है तो वह नीचे आती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर जितना भी आसपास का क्षेत्र होता है वह खाली हो जाता है। तो जब ये क्षेत्र खाली हो जाता है, देखिए जब कोई भी वायु गर्म होती है इसका मतलब वह गर्म क्षेत्र से आती है, मतलब भूमध्य क्षेत्र से। तो जब कोई वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और वापिस वह ठंडी होकर नीचे आती है, तो ये ठंडी किस प्रकार होती है? ये ठंडी इस प्रकार होती है जैसे पृथ्वी के ऊपर जाने पर तापमान घटता है, उसी प्रकार आपको पृथ्वी के ऊपर ठंडा तापमान देखने को मिलता है। तो यह हवा वहाँ से ठंडी होकर वापस पृथ्वी पर आती है और इस प्रकार ये जो खाली स्थान होता है, जो भूमध्य रेखा क्षेत्र के आसपास का एरिया होता है, ठंडी हवा उस स्थान को घेर लेती है और ये यहाँ पर गर्म होकर फिर वापस ऊपर उठती है, फिर ठंडी होकर फिर नीचे आती है, फिर वापस गर्म होकर फिर ऊपर उठती है। तो इस प्रकार ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो इस क्रम को हम वायु चक्र कहते हैं। तो आपको वायु चक्र का ध्यान रखना है, वायु चक्र किस प्रकार गति करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें वायुमंडल की संरचना दी गई है। वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं, जो कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं, जिसके अंदर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल आते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से अच्छे से समझाया गया है कि यह किस प्रकार दिखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्षोभ मंडल देखने को मिलता है, जो कि पृथ्वी की सतह के एकदम ऊपर स्थित है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। हम इसी मंडल में सांस लेते हैं क्योंकि हम सभी इसी मंडल में रहते हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वह सभी इस मंडल में देखने को मिलती हैं, जैसे कि वर्षा, कोहरा और ओला वर्षण आदि सब क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलते हैं। तो क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परतों और मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, यानी समताप मंडल में हमें बादल या मौसमी घटनाएं देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाना काफ़ी आसान होता है।
इसलिए आपको हवाई जहाज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि समताप मंडल में ही हमें ओजोन परत दिखाई देती है। समताप मंडल में ही हमें ओजोन गैस की परत दिखाई देती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। आपसे पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। अब हम बात करते हैं समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल की। मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। जैसे अभी हमने देखा, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आकर जल जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्कापिंड किस परत में आकर जलते हैं, तो उल्कापिंड मध्य मंडल में आकर जलते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर आपको नंबर बताए गए हैं, इससे आप समझ जाइए कि यह परत कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। देखिए यहाँ पर हमें बाह्य वायुमंडल दिखने को मिलता है। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। बाह्य वायुमंडल का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से जितने भी प्रसारित रेडियो तरंगें हैं, वह इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। इसका मतलब बाह्य वायुमंडल रेडियो तरंगों के लिए उपयुक्त है। इसके बाद आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। इसे हम बहिर्मंडल कहते हैं। यह वायु की पहली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। देखिए बहिर्मंडल के बाद पूरा अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं पर तैरती रहती हैं। तो यहाँ पर हमने इन पांचों परतों के बारे में जाना समझा। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। इन सभी पांचों के क्या क्या फीचर हैं उन्हें भी हमने जाना। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर इस लाइन को देख रहे होंगे। यह लाइन क्या है? यह तापमान को दर्शाती है, किस प्रकार तापमान बढ़ता है और किस प्रकार तापमान कम होता है। मौसम एवं जलवायु। यहाँ पर हमें मौसम और जलवायु के बारे में बताया गया है। तो मौसम क्या है? जैसे कि आप दिन प्रतिदिन की स्थिति या फिर प्रत्येक घंटे की अगर आप स्थिति देखते हो तो यह एक मौसम है। मौसम के अंदर हमें वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति देखने को मिलती है। मौसम कभी गर्म होते हैं, कभी ठंडे होते हैं। तो इस प्रकार आप गर्मी के मौसम में थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस करते हो, जबकि हवादार या वर्षा के मौसम में आप अच्छा महसूस करते हो। अगर हम बात करते हैं जलवायु की, जलवायु क्या है? तो दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। इसका मतलब काफ़ी लंबे समय से अगर एक ही प्रकार का मौसम चलता आता है तो हम उसे जलवायु कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरब भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करता है। मतलब सूर्य के अगर 2 अरब भाग हैं तो पृथ्वी उसका केवल एक भाग ही प्राप्त करती है। इससे आप समझ सकते हो कि सूर्य के पास कितनी ऊर्जा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं तापमान की। तापमान क्या है? आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। जैसे कभी आपको ठंडा मौसम देखने को मिलता है, कभी आपको गर्म मौसम देखने को मिलता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि यह ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर तापमान के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ उपकरण दिखाए गए हैं, जैसे कि तापमापी। तापमापी के द्वारा तापमान नापा जाता है। तापमापी के द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। वायुदाबमापी। वायुदाबमापी के द्वारा वायुदाब को मापा जाता है। वायुदाब मापी को हम बैरोमीटर भी कहते हैं।
तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैरोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब का मापन किया जाता है। वर्षा मापी के द्वारा वर्षा की मात्रा मापी जाती है। वात दिग्दर्शी, इसके द्वारा पवन की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आतापन की। आतापन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतापन कहलाती है। जिस ताप को वायुमंडल रोक लेता है उसे हम आतापन कहते हैं। देखिए, जैसे पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली जितनी भी किरणें होती हैं वह पृथ्वी से वापस भी जाती हैं, लेकिन जिस ताप को पृथ्वी रोक लेती है उसे हम आतापन कहते हैं। जिस ताप को वायुमंडल रोक लेता है उसे हम आतापन कहते हैं। आतापन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर हमें अधिक ताप देखने को मिलता है। इसका मतलब वहाँ का वायुमंडल ज़्यादा ताप को रोकता है, तो इसलिए हमें भूमध्य रेखा पर आतापन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि यह ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। तो यहाँ पर हमें तापमान और आतापन के बारे में बताया गया, जिसे हमने अच्छे से समझा, अच्छे से जाना। देखिए, अब हमें यहाँ पर बताया गया है तापमान को मापने की मापक इकाई है डिग्री सेल्सियस। तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। इसका आविष्कारक एंडर्स सेल्सियस ने किया था। इसी के कारण हमने इसे डिग्री सेल्सियस का नाम दिया, क्योंकि इसका आविष्कार सेल्सियस ने किया था, इसलिए। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जब आपको 0 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, इसका मतलब वहाँ पर बर्फ़ जम गई, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। तो इसे आप ध्यान रखिए कि तापमान को मापने की इकाई है डिग्री सेल्सियस, और इसका आविष्कार किया था एंडर्स सेल्सियस ने। अब हम बात करते हैं वायुदाब की। तो यहाँ पर हमें वायुदाब के बारे में बताया है। वायुदाब क्या है? वायुमंडल लगातार हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है, तो वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी पर जो प्रेशर लगाया जाता है, वायुमंडल के द्वारा जो पृथ्वी पर दाब लगाया जाता है, उसे ही हम वायुदाब कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें तापमान में कमी देखने को मिलती है। समुद्री स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज विवरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। देखिए, यहाँ पर आप इस लाइन को अच्छे से समझिए कि वायुदाब का जो क्षैतिज विवरण है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। इसका मतलब वायुदाब किसके द्वारा प्रभावित होता है? वायुदाब ताप के द्वारा प्रभावित होता है। इसे आप ध्यान रखिए। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि जब हवा हल्की होती है तो वह अपने साथ नमी भी लेकर जाती है, तो इस प्रकार यह बादलों का निर्माण करती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु हल्की होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। जैसा भी हमने बात की, इससे पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वायु चक्र में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। देखिए, जैसे जैसे किसी स्थान का तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ की वायु गर्म हो जाती है। जैसे भूमध्य रेखा का तापमान अधिक होता है तो वहाँ की जो वायु है वह गर्म होती है, तो वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। जैसे गर्म वायु ऊपर उठ जाती है तो यहाँ पर दबाव कम हो जाता है। इस प्रकार आपको यहाँ पर निम्न वायु का क्षेत्र, निम्न वायुदाब का क्षेत्र देखने को मिलता है।
जब हवा ऊपर उठती है तो यह अपने साथ जलवाष्प लेकर जाती है। जब ये अपने साथ जलवाष्प लेकर जाती है तो ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते वहां का तापमान कम हो जाता है, जिस कारण यह बादलों का निर्माण करती है। जब ऊंचाई से हवा वापस पृथ्वी पर आती है तो यह ठंडी होकर आती है। जब हवा ठंडी होती है तो यह नीचे की ओर गति करती है। इस प्रकार हवा नीचे की ओर गति करती है तो फिर यह भूमध्य रेखा की तरफ आ जाती है। इस प्रकार ये फिर गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये क्रम लगातार देखने को मिलता है, किस प्रकार हवा गर्म होती है, फिर ये बादलों का निर्माण करती है, फिर ऊंचाई से हवा ठंडी होकर, क्योंकि हवा ठंडी हुई तो यह भारी हो जाती है। जब हवा भारी होती है तो यह नीचे की ओर गति करती है। जब हवा नीचे की ओर गति करती है तो फिर ये निम्न दाब वाले क्षेत्र में आ जाती है, निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में आ जाती है। तो इस प्रकार हवा गर्म होकर फिर वापस ये चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पर हमें यही बात बताई गई है जिसे आप पढ़ सकते हो, बाकी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पवन की। पवन क्या है? उच्च दाब क्षेत्र से जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति करती है तो हम इसे पवन कहते हैं। देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहा जाता है। पवन में आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहा जाता है। ये पवन कभी हल्के चलती है तो कभी तेज चलती है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। जैसे कि अगर हम भारत की स्थिति की बात करते हैं तो भारत के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आने वाली पवन को हम दक्षिण पश्चिम पवन कहते हैं। तो यह जिस दिशा से आती है उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया जाता है। जैसे दक्षिण पश्चिम से आने वाले मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। तो यहाँ पर बताया है कि पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे अगर भारत के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून की हम बात करें तो भारत के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून को हम दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके आने की दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, इसलिए हम इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पवन को हमने 3 प्रकारों में विभाजित किया है: स्थायी पवन, स्थानीय पवन और मौसमी पवन। तो चलिए अब हम इन पवनों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि स्थायी पवनें। स्थायी पवन क्या है? ऐसी पवन जो साल भर एक निश्चित दिशा की ओर गति करती है, उसे हम स्थायी पवन कहते हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। यहाँ पर हमें इन पवन के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवन के उदाहरण हैं। ये साल भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। स्थायी पवन साल भर एक निश्चित दिशा में ही चलती हैं। अगर हम बात करते हैं मौसमी पवनों की, तो मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। तो मौसमी पवनें अलग अलग मौसम के साथ अपनी दिशा बदलती रहती हैं। एग्जाम्पल में भारत की मानसूनी पवनें। तीसरा बताया है स्थानीय पवनें। ऐसी पवनें जो किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, उन्हें हम स्थानीय पवन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं उदाहरण की, तो स्थल एवं समुद्री समीर ये स्थानीय पवन के उदाहरण हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इन सभी के उदाहरण ज़रूर याद रखने हैं। तो स्थायी पवनें क्या हैं, मौसमी पवनें क्या हैं और स्थानीय पवनें, इन तीनों की डिटेल और इन तीनों के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जैसे हम बात करते हैं स्थायी पवन की, तो ये साल भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं, जबकि मौसमी पवनें
ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। स्थायी पवनें ये किसी विशेष समय पर ही चलती हैं। ये दिन या वर्ष के किसी विशेष समय पर ही चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल या समुद्री समीर। देखिए यहाँ पर आप इस डायग्राम के थ्रू भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर बताया गया है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें ये कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, जबकि व्यापारिक पवनें मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर भी चलती हैं। तो इस प्रकार कर्क रेखा से मकर रेखा तक का पूरा क्षेत्र ये व्यापारिक पवनें कहलाता है। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच व्यापारिक पवनें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं पछुआ पवनों की, तो पछुआ पवनें कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक चलती हैं। इसे हम पछुआ पवनें कहते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि मकर रेखा से अंटार्कटिका वृत्त तक जो पवनें चलती हैं उसे हम पछुआ पवनें कहते हैं। इनके चलने की गति आप देख सकते हो, क्योंकि हवा गर्म स्थान से उठती है और ठंडी आकर यह नीचे की ओर गिरती हैं। हमें यहाँ पर चक्रवात के बारे में बताया गया है। चक्रवात एक प्राकृतिक आवेश। देखिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, लेकिन आप मेंस के लिए इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर सकते हो। अगर आपसे चक्रवात के बारे में लिखने आता है मेंस में, तो आप यहाँ से ज़रूर लिखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी जानकारी दी गई है। तो भारत में एक बहुत बड़ा चक्रवात आया था। इसका उद्भव कैसे हुआ? थाईलैंड में अपदाव बनने के कारण इसका निर्माण हुआ था। तो 17 से 18 अक्टूबर 1999 में ओडिशा राज्य के 5 जिलों में आया था। तो इस प्रकार आप इसे पढ़ सकते हो, आप इसे ध्यान रख सकते हो कि अगर आपको चक्रवात लिखने को आए तो आप इस ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जो ये चक्रवात आया था आप इसके बारे में लिख सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर बताया गया है आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? जल के छोटे छोटे कण जो वायु में पाए जाते हैं उसे हम आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता क्या है? जल के छोटे छोटे कण जो वायु में पाए जाते हैं उसे हम आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। जब जल पृथ्वी पर विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, इसका मतलब जब जल विभिन्न जलाशयों से या नदियों से जब वाष्पन की क्रिया के द्वारा वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। जलवाष्प के लिए हमें तापमान की आवश्यकता होती है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे वर्षा के दिनों में आपको वायु में आर्द्रता देखने को मिलती है तो उसे हम आर्द्र दिन कह सकते हैं, क्योंकि हमें वायु में जलवाष्प की मात्रा देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, क्योंकि तापमान के द्वारा ही जल धारण करने की क्षमता का निर्धारण होता है। जहाँ पर आपको तापमान अधिक देखने को मिलता है वहाँ पर आपको वर्षा भी अधिक देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए अमेज़न के वन, क्योंकि अमेज़न के वन भूमध्य रेखा पर स्थित है और वहाँ का तापमान अधिक होता है, इस कारण वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। अमेज़न के जंगल में आपको प्रतिदिन वर्षा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ की वायु में अधिक तापमान के कारण जल धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है, इसलिए वहाँ पर हमें बारिश देखने को मिलती है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने एक क्रम को जाना कि जब हवा गर्म होती है तो यह ऊपर उठती है और जब हवा ठंडी होती है तो यह नीचे आती है। इस पूरे ही प्रोसेस को आपको इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है, क्योंकि आर्द्रता हो या तापमान, इन सभी का कनेक्शन एक दूसरे से है। जैसे जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प
संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। देखिए, जब हवा गर्म होती है तो गर्म जलवायु में लगातार आर्द्रता बढ़ती जाती है। जब ये जैसे जैसे ऊपर उठती है तो जल के कण ठोस होकर संघनित होने लगते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा संघनित हो जाते हैं तो यहाँ पर ये बादल का निर्माण करते हैं। जब बादलों में आर्द्रता की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये वर्षा का रूप ले लेती है और ये वर्षण के रूप में फिर नीचे आ जाती हैं। जब वर्षा के रूप में जल नीचे आ जाता है तो फिर वही प्रोसेस होता है कि हवा गर्म होती है, फिर हवा के साथ जल वाष्प जाता है, फिर बादलों का निर्माण होता है, फिर बादल से वर्षा का निर्माण होता है, फिर वर्षा के द्वारा जल जमीन पर आ जाता है, फिर तापमान के द्वारा हवा गर्म होती है। तो इस प्रकार ये क्रम लगातार चलता जाता है। तो आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। जैसे आपने आसमान में देखा होगा, जब जेट हवाई जहाज जाते हैं तो वो अपने पीछे एक सफ़ेद लाइन छोड़ते जाते हैं। तो ये सफ़ेद लाइन क्या है? ये भी एक आर्द्रता के रूप में जितनी भी नमी होती है ये संगठित होकर कुछ देर तक वहाँ एक पथ का रूप ले लेती है, जो कि हमें दिखाई देती है और कुछ समय बाद ये गायब हो जाती है। आप सभी ने अपनी लाइफ में इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। देखिए, यहाँ पर बताया गया है जैसे पहाड़ों पर आपको पेड़ देखने को मिलते हैं, तो ये पेड़ क्या कार्य करते हैं? ये पेड़ एक तो कार्य करते हैं कि ये मिट्टी को बांधे रहते हैं। पेड़ों की जड़ों के द्वारा ये मिट्टी को बांधे रहते हैं और वर्षा के जल के द्वारा पेड़ वृद्धि करते हैं और ये वर्षा को रोक लेते हैं, जिसके कारण बाढ़ नहीं आती। तो जब ये पेड़ काटे जाते हैं तो लगातार पर्वतों की स्थिति हमें कम देखने को मिलती है, क्योंकि पर्वत समय के साथ साथ छोटे होते जाते हैं। क्योंकि पर्वतों को बांधे रखने का काम कौन करता है? पेड़ों की जड़ें। तो इस प्रकार आपको पर्वत छोटे दिखने को मिलते हैं। तो जब पर्वत छोटे दिखने को मिलते हैं तो अनावृत वर्षा का जल नीचे आता है, इस कारण हमें बाढ़ देखने को मिलती है। और हमें यहाँ पर बताया है कि वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अब ये वर्षाएं किस प्रकार होती हैं, आइए इन्हें समझते हैं। तो संवहनी वर्षा क्या है? संवहनी वर्षा जैसे कि अभी हमने जाना, जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो हल्की होती है और ठंडी वायु नीचे आती है। तो ये एक संवहनी वर्षा का उदाहरण था, जिसके बारे में हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्या है? देखिए, जिसे यहाँ से नमयुक्त वायु आगे आती है तो इस पर्वत के अवरोध के कारण ये हवा आगे नहीं जा पाती। जब ये नमीयुक्त वर्षा इस एरिया में आती है तो ये इस पर्वत के अवरोध के कारण यहीं पर बादल का निर्माण करके इसी एरिया में वर्षा कर देती है। तो ये बादल का निर्माण करके इसी एरिया में वर्षा कर देती है। इससे जो ये इधर का जो एरिया होता है ये पूरा का पूरा सूखा रहता है। जब पर्वत के द्वारा वर्षा हुई तो हमने इसे पर्वतीय वर्षा कहा। मतलब पर्वत के अवरोध के द्वारा जो वर्षा हुई उसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। जैसे आपने अरावली पर्वत का एग्जाम्पल सुना होगा। अरावली पर्वत
एक पर्वतीय वर्षा का उदाहरण है। चक्रवाती वर्षा, तो जब चक्रवात आते हैं तो लगातार बारिश होती रहती है, तो इस प्रकार हमें चक्रवाती वर्षा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको वर्षा के 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनी वर्षा। तो वर्षा की आवश्यकता क्यों होती है? पौधे और जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा की बहुत आवश्यकता है। वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए, वर्षा की आवश्यकता क्यों है? पौधे तथा जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ज़रूरी है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम होती है तो हमें जल की कमी, सूखा आदि देखने को मिलता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो हमें बाढ़ का सामना करना पड़ता है। यानी वर्षा कम होती है तो भी प्रॉब्लम, वर्षा ज़्यादा होती है तो भी प्रॉब्लम। लेकिन वर्षा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि जीवित रहते हैं और धरातल को ताज़ा जल भी प्रदान होता है। लेकिन पृथ्वी पर सभी प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं। कहीं पर आपको कम वर्षा देखने को मिलती है तो कहीं पर आपको ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। जैसे कि भारत के मौनिसराम में आपको विश्व में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में आपको कम वर्षा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये सब भी जीवन के चक्र हैं जो कि चलते रहते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर पूरा होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ जाना। इस चैप्टर में हमने तापमान, आर्द्रता, वर्षाएं, इन सभी के बारे में जानकारी ली। जलवायु किसे कहते हैं, तो ये सब हमने जाना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।